नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी बुक हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। आज की पहली कहानी बिहार से है। मैं बात कर रही हूँ 2002 की। उस समय लोगों के पास मोबाइल फ़ोन से लेकर यातायात के भी अच्छे साधन मौजूद नहीं थे। उस समय ज़्यादातर लोग छोटी दूरी पैदल ही तय करते थे। उसी वर्ष 2002 में बिहार राज्य के एक छोटे से गांव हैदरपुर में वो खौफनाक घटना घटी, वह बेहद डरावनी थी। कहा जाता था कि उस समय हैदरपुर के लोग भूत प्रेत संबंधी बातों पर यकीन रखा करते थे। यह उनका अंधविश्वास था या विश्वास हमें नहीं मालूम, पर अचानक एक दिन कुछ अलग हुआ, बेहद अलग, जो हर एक व्यक्ति को चिंता करने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त हैदरपुर में पानी की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लोग मजबूरी में बस कुएं का पानी या तालाब का पानी ही पिया करते थे। इस कारण हैदरपुर में कुओं की भरमार थी। लोग जहां से चाहते वहां से पानी ले सकते थे। पता नहीं कैसे, पर हैदरपुर में एक भी हैंडपंप नहीं था। गांव से 2 किलोमीटर दूर पर एक स्कूल था, जहां हैदरपुर के बच्चे खेतों की पगडंडियों से होकर स्कूल जाया करते थे। रास्ते में एक आम का बहुत बड़ा पेड़ था। यह पेड़ गांव व स्कूल के एकदम बीच में था। गर्मी के दिनों में स्कूल से आने जाने वाले बच्चे अक्सर वहां उस पेड़ से आम तोड़ने के लिए चले जाते थे। अचानक एक दिन गांव में कुएं का पानी सूख गया। वो भी एक कुएं का नहीं, बल्कि सारे कुओं का पानी सूख गया। गांव के लोग बौखला गए। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो गया। आज तक इतनी गर्मी पड़ी, लेकिन कभी भी कुएं का पानी नहीं सूखा, पर आज ऐसे कैसे हो गया। उसी दिन गांव में एक पंचायत बैठी, जिसमें गांव के लोगों ने यह बात रखी थी फिर से नए कुएं खुदवाया जाए। पर सरपंच ने एक बात कही कि अब कुएं नहीं खुदवाए जाएंगे। मैं किसी भी तरह से अब 10 से 12 हैंडपंप गड़वा दूंगा। कौन जानता है कि कुएं का पानी फिर से नहीं सूखेगा। इससे बेहतर है कि हैंडपंप ही लगाया जाए। हैंडपंप लगाते लगाते तकरीबन 1 महीने हो गए। तब तक लोगों ने सिर्फ तालाब का पानी ही पिया और उसी से अपना काम चलाया, क्योंकि तालाब का पानी अभी नहीं सूखा था। महीनों बाद जब हैंडपंप गांव में लग गए, तब लोगों ने राहत की सांस ली। पर आगे जो उनके साथ होने वाला था, गांव ने उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। स्कूल से आते वक्त जब कुछ बच्चे घर जाते थे और कुछ आम के पेड़ से आम तोड़ने लग जाते थे, एक दिन अचानक जो बच्चे आम तोड़ने गए थे वह लापता हो गए थे। उनका कुछ पता नहीं चला। वे बच्चे जब समय से घर नहीं आए, तब उनके माता पिता को शक हुआ कि आखिर बच्चे कहाँ चले गए, क्योंकि आज तक कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ था। गांव में उन बच्चों की ढूंढने की प्रक्रिया चालू हो गई, पर वह कहीं नहीं दिखे। लोगों को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए लोगों ने सबसे पहले उस आम के पेड़ के पास गए। आम का पेड़ पहले की तरह हरा भरा नहीं था, वह थोड़ा मुरझा सा गया था। जब गांव वालों ने पेड़ की दाहिनी तरफ देखा तो वही लापता बच्चे मरे पड़े थे। लोगों को बहुत हैरानी हुई कि आखिर ये कैसे हो गया। बच्चों के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। लोगों ने समझा कि शायद बच्चे खेल खेल में कूद कर गिर गए होंगे, जिससे उनकी मौत हो गई। उसी वक्त गांव वालों ने उस पेड़ को अशुभ मानकर वहां आम तोड़ने से बाकी सारे बच्चों को मना कर दिया और उन्हें कड़ी हिदायत दी कि अब से इस पेड़ को कोई नहीं छुएगा। इस घटना के 3 दिन बाद जो बाकी सारे बच्चे घर लौट रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि उस पेड़ के ऊपर से कोई औरत उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। स्कूल जाने वाले एक नहीं, बल्कि सारे बच्चों ने ऐसा महसूस किया।
उन्हें आवाज़ आती थी पीछे से किसी औरत के चलने की और उसके पुकारने की भी। इस बात को जब बच्चों ने अपने परिवार वालों से बताया तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। बाद में देखा गया गांव में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके पीठ पर कई सारे नाखूनों के खरोंचे जाने के निशान भी थे। सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं बल्कि गांव के सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था। स्कूल को तकरीबन 2 महीनों के लिए पूरी तरह बंद करा दिया गया। सारे बच्चे अपने आप से कुछ न कुछ बुदबुदाते रहते थे। यह बात उनके माता पिता को बेहद अजीब लगी। उन बच्चों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो यह किसी से बात कर रहे हों, जिनको सिर्फ वह देख रहे हों, लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। गांव वाले समझ चुके थे कि हो न हो यह सब उसी आम के पेड़ की वजह से हो रहा है। सारे गांव वालों ने उस पेड़ को गिराने का फैसला किया और उसे गिराने के लिए वहां चले गए। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने उस पेड़ को आखिरकार गिरा ही दिया। हरा भरा पेड़ गिरते ही तुरंत सूख गया। यह देखकर गांव वालों को काफी हैरानी हुई। उन्होंने यह भी देखा कि पेड़ की जड़ के नीचे कई सारी सफेद साड़ियां रखी हुई हैं। सारे लोगों को लगा कि आखिर इतनी सारी सफेद साड़ियां किसकी है और यहाँ कैसे आई। तभी तुरंत ही गांव वालों ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जला दिया और साथ ही साथ उस पेड़ को भी जला दिया। गांव वाले समझ चुके थे कि इस पेड़ पर प्रेत वास करता था। इस पेड़ की जड़ ही सारे कुओं तक फैली हुई थी, जिसकी वजह से यह पेड़ हरा भरा था और कुएं का पानी सूख गया था। इस घटना के बाद बच्चे की तबीयत तो सुधर गई, लेकिन वहाँ सारे बच्चे कभी न कभी रात में उस पेड़ का सपना देख ही लेते हैं। अजीब बात यह है कि वह बच्चे भी सपने देखते हैं जो इस घटना के बाद में जन्मे हैं, जिनको यह घटना सुनाई भी नहीं गई हो। मैं रमेश, मैं पटना बिहार में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ, पिता व छोटा भाई ही है। यह घटना दिल दहला देने के साथ साथ थोड़ी खुश होने वाली भी थी। मेरे पिता रामलाल, जिनकी तबीयत पिछले कुछ समय से खराब चल रही थी। दरअसल मेरे पिता का इलाज पटना एम्स में पिछले 1 साल से चल रहा था। एक दिन मेरे पिता की तबीयत अचानक ही बेहद खराब हो गई थी। वह चक्कर खाकर घर में ही गिर गए थे और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ आने लगी। हमने उन्हें हॉस्पिटल ले जाने का बंदोबस्त किया ही था कि वह अचानक से शांत हो गए। मैंने मेरे पिता को देखा तो वह हमें छोड़ के जा चुके थे। उनका शरीर ठंडा पड़ गया था। वह दिल की धड़कनें भी रुक गई थी। यह देख के हमारे परिवार में दुख का माहौल हो गया। हमने धीरे धीरे अपने परिवार वालों को खबर कर दी। पिताजी की मृत्यु 5 बजे शाम के समय हुई थी, तो शमशान की क्रिया हमें अगले दिन ही करनी थी। हमने अपने पिताजी को बर्फ की सिल्ली मंगवा के उस पर रात भर रखा। वह अगली सुबह उन्हें शमशान ले जाने की तैयारियां करने लगे। तभी वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। मेरी माँ को आवाज़ लगाते हुए मेरे पिता उठ के बैठ गए। वह अपने अगल बगल यूं देखने लगे जैसे हैरान व परेशान व्यक्ति देखता है। लोग बेहद डर गए और घर से बाहर भागने लगे। वह भूत भूत चिल्लाने लगे। बिल्कुल जो भी यह नज़ारा देखता वह डर ही जाता, परंतु मेरी माँ के चेहरे पर एक खुशी सी थी। मेरे पिता झन्ना के उठे और बोलने लगे, मैं सो क्या गया, तुम सब मुझे जलाने लगे, तुम सब तो मुझे मार ही डालोगे। जब सब वहाँ से भाग गए, वह परिवार के ही कुछ लोग रह गए। मेरे पिता का गुस्सा शांत हुआ। तब पिताजी ने कहा, शायद तुम सब सही कर रहे हो। जब मैं सो गया था तो कुछ देर बाद मुझे एक अजीब सा सपना आया था कि 2 लोग जो कि बेहद अजीब लग रहे थे, वह उनके पीछे एक अजीब सा जानवर खड़ा था। वह लोग मुझे ज़बरदस्ती कहीं ले जाने लगे और उन्होंने मेरे गले में एक मोटी सी रस्सी बांधी। वह जिस रास्ते से मुझे ले जा रहे थे
उस रास्ते में लोगों की दर्दनाक चीखों की आवाजें गूंज रही थी। वह रास्ता कोई अंधेरी काली गुफा सा था। वह रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं काफी थक गया था। वह उनसे मुझे छोड़ने के लिए कह रहा था। तभी एक जोरदार लाइट ने मेरी आंखों को चांदिया दिया। वह जगह बेहद ही सुंदर थी। मैं बता भी नहीं सकता, इतनी सुंदर थी। वहां जाके मेरे गले से उन्होंने वह रस्सी खोल दी और वहां एक मधुर सा संगीत बजने लगा और मैंने देखा कि मेरे सामने एक राक्षस सा दिखने वाला व्यक्ति खड़ा है। वह व्यक्ति ने गुस्से में एक अजीब सी भाषा में उन लोगों से कुछ कहा। वह दोनों व्यक्ति एकदम से डर गए और वह हट्टा कट्टा राक्षस सा दिखने वाले व्यक्ति ने मेरे पास आके मेरे माथे पर अपना हाथ रखा। बस मुझे इतना ही याद है। और मेरी नींद प्यास लगने की वजह से खुल गई। पिताजी की आवाज़ सुन के हम सब जितने हैरान थे उतने खुश, और इन सब बातों को अब हम और ज़्यादा दिल से मानने लगे थे। इसके बाद तो मेरे पिता बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति बन गए। वह इस घटना के 2 साल बाद उनका निधन हो गया। इस घटना ने मेरे परिवार में सबकी सोच ही बदल दी। मेरा नाम तिलक है। मैं मेरठ के पास एक गांव में रहा करता था। यह बात आज से 50 साल पहले की है। मैं उस समय दिल्ली के ITI में पढ़ने जाने की तैयारी कर रहा था। एक दिन मेरे गांव में एक परिवार के किसी की मृत्यु हो गई थी। उस परिवार के साथ साथ लगभग पूरा गांव उस व्यक्ति के अंतिम यात्रा में शामिल हुआ था। दोस्तों, आगे जो हुआ वह कोई भूतिया घटना तो नहीं थी, लेकिन लोगों को केवल भूत प्रेत डराए ये भी तो जरूरी नहीं है। उस व्यक्ति के शव को शमशान ले जाया गया और रीति रिवाजों से उसका परिवार अंतिम क्रिया करने लगा। पर जब उस व्यक्ति के शव को चिता की लकड़ियों पर रखा गया तो उसके बेटे ने, जो कि छोटा सा ही था, उसने पिता के शव को अग्नि पैरों की तरफ से दे दी। बस ये कहना सही होगा कि किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि आग सबके सिर से दी जाती है, और कुछ ही पलों में आम की उन सूखी लकड़ियों ने आग को चिता में पूरी तरह फैला दिया। वहाँ उस समय शोक का माहौल था। वह परिवार और करीबी दोस्त दुख में डूबे थे। किसी ने आने वाली घटना को सोचा तक नहीं। तभी अचानक चिता पर लेटा वह निर्जीव शव अधजला पैरों की ओर से तन गया। वह चिता पर ही सीधा खड़ा हो गया और कुछ पलों में वह सब चिता के बगल में गिर पड़ा। यह सोचकर भी अभी मुझे डर लग रहा है कि उस पल में जो देखा था हम सब ने, वह बेहद भयानक दिख रहा था। वह शव की जगह जगह से हड्डियां नजर आने लग गई थी। यह सब देख के उस पल में वहाँ जितने भी लोग थे भाग खड़े हुए, चाहे वह परिवार क्यों ना हो। बाद में सब सामान्य देखकर हमने सबका सही से संस्कार पूरा किया। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं कानपुर से हूँ। यह घटना करीब 25 से 30 साल पहले की है। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों हर रविवार को भैरव जी के मंदिर दर्शन को जाते थे, जो कानपुर में भैरव घाट के नाम से जाना जाता है। हर बार की तरह दर्शन करने के बाद जब हम मंदिर से बाहर निकले तो मैं अपने जूते पहन रहा था। तभी मेरी वाइफ ने देखा कि 2 बहुत ही सुंदर लड़कियां पूजा की थाल हाथ में लिए मंदिर की ओर जा रही हैं। मेरी वाइफ उनको देखते ही रह गई, लेकिन जब मेरी वाइफ ने उन लड़कियों के पैरों की तरफ देखा तो वो एकदम से सन्न रह गई, क्योंकि उन दोनों लड़कियों के पैर इंसानों की तरह न होकर बकरियों के पैर जैसे थे। मेरी वाइफ बहुत निडर थी। वो डरी नहीं, बल्कि उनको बहुत ध्यान से देखा और बहुत समझदारी से काम लिया। उन लड़कियों को पता न चले कि उसने उनको देखा है, इसलिए वह मंदिर की तरफ ही देख रही हो ऐसा लगे। ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया की।
मैं जूते पहनकर उसके पास गया। तब तक वो लड़कियां मंदिर के अंदर जा चुकी थी। मेरी वाइफ मेरा हाथ पकड़ के वहाँ से थोड़ी दूर ले गई और मुझसे बताया कि क्या तुमने उन दोनों लड़कियों को देखा जिनके पैर बकरी के थे? तो मैंने उसकी बात पर हंस के कहा, क्या पगला गई हो, ऐसा कहाँ होता है, वो भी दिन दोपहरी में, चलो घर चलते हैं। तब उसने कहा, रुको, अभी पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। वो लड़कियां मंदिर गई हैं तो बाहर भी जरूर आएंगी, तब देख लेना। मैंने सोचा ये इतने विश्वास से कह रही है तो चलो देख ही लेते हैं। तब मेरी वाइफ मुझसे बोली, उनकी तरफ ऐसे देखना कि उनको पता न चले, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे पीछे लग जाए। हम दोनों पेड़ के नीचे थोड़ा छुप कर बैठे थे। थोड़ी ही देर में वो दोनों लड़कियां मंदिर से निकली, हाथ में पूजा की थाल लिए। मैं उनको देख के भौचक्का रह गया। जैसा मेरी वाइफ ने कहा था, वो लड़कियां बिल्कुल वैसी ही थी। वो और लड़कियों की तरह ही थी, बस उनके पैर बकरी के थे। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। दोनों के बाल लंबे लंबे थे और उन्होंने सलवार सूट पहन रखा था। सर से चुन्नी ओढ़ी हुई थी। उन दोनों को देखकर मेरी आंखों को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन यह बिल्कुल सच है। वो लड़कियां जब चल रही थी तो उनके चलने से उनके पैरों के जो खुर थे उनसे खटर पटर की आवाज भी आ रही थी। हम दोनों ये देखना चाह रहे थे कि आखिर ये दोनों जाति किधर हैं, तो हम वहीं बैठे थे। तभी वह लड़कियां मंदिर की सीढ़ियां उतरते हुए बाहर की ओर न जाकर बल्कि जिधर शमशान था उस तरफ चली गई। वहां पर अघोरी भी रहते थे। तभी एक अघोरी के पास जाकर वह उनसे कोई बात करने लगी। हम दोनों ये देख ही रहे थे कि तभी अघोरी हम दोनों की तरफ देखने लगा। हमने तुरंत अपनी नजरें घाट की ओर कर ली, लेकिन हम बहुत ही डरे हुए थे। तभी थोड़ी देर बाद हम वहां से निकले और उस तरफ बिना देखे ही भागने लगे। जल्दी जल्दी अपने घर आ गए। उसके बाद हमने भैरव जी के मंदिर भी जाना छोड़ दिया। वह लड़कियां कौन थी, क्या थी, इसके बारे में हमें नहीं पता। मेरे बड़ों ने बताया वह लड़कियां शैतान थी, क्योंकि भैरव जी के दर्शन करने शैतान भी जाते हैं। शैतान अपना रूप तो बदल लेते हैं, लेकिन घुटने के नीचे का हिस्सा नहीं बदल पाते। अक्सर भूत प्रेत शैतान खड़ी दोपहर में ही भैरव बाबा के दर्शन को जाते हैं, और मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। मेरा नाम सुभाष है। मैं जब अपने गांव हस्तिनापुर रहा करता था, तब मैं गांव-गांव जाकर कपड़े बेचा करता था। एक दिन की बात है, मेरे पड़ोस के गांव में मेला लगना था और उस मेले में जाकर मैं अच्छी बिक्री की उम्मीद में था। मैंने मेले में पहुंचने के लिए सुबह सुबह घर से निकलने का विचार बनाया, ताकि मैं जल्दी पहुंचकर अच्छी बिक्री कर सकूं। मैं अपनी साइकिल पर अपना सारा सामान लगाकर घर से सुबह ही 4 बजे निकल गया। मुझे उम्मीद थी मैं पड़ोस के गांव 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। रास्ते में खेत और जंगल ही पड़ने थे। अपने गांव को पार करने के बाद मैं सुनसान सी सड़क पर पहुंच गया। वह सड़क दोनों ओर से बड़े बड़े पेड़ों से घिरा था। उस समय सड़क पर कोई मौजूद नहीं था। मैं अकेला ही साइकिल के साथ चले जा रहा था। बस 1-2 ट्रैक्टर ही आ जा रहे थे। चलते चलते मैं थोड़ा थक सा गया था, तो मैंने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने लगा और पानी पीने लगा। तभी उस पेड़ के आसपास से मुझे किसी बच्चे के खेलने की आवाज़ आने लगी। वह बच्चा किसी से बोल रहा था कि मुझे भूख लगी है और प्यास भी। मैंने उस आवाज़ की ओर इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि कोई होगा, जाने दो। मैं अपना बताना भूल गया कि मेरे पास पानी के साथ साथ खाने के लड्डू भी थे, जो कि मेरी पत्नी ने रास्ते के लिए दिए थे। थोड़ा आराम करने के बाद मैं उठा और साइकिल को चलाने की बजाय खींचता हुआ चलने लगा। मुझे कुछ आवाज़ आ रही थी साइकिल से, तो सोचा चेक कर लूँ। साइकिल को चेक करने के लिए मैं नीचे झुका
और जब उठा तो देखता हूँ कि साइकिल के सामने एक महिला खड़ी है जो कि मेरी ओर पीठ करके खड़ी थी। मैं साइकिल लेकर आगे की ओर चलने लगा। तभी वह औरत भी मुझसे आगे की ओर चलने लगी। वह औरत ने काली और गंदी सी साड़ी पहनी थी। वह औरत को देखकर मुझे कुछ शक सा लगा कि यह कौन है जो अभी तक नहीं थी सड़क पर अब कहाँ से आ गई। मैं चलते चलते रुक गया और क्या देखता हूँ कि औरत भी अपनी जगह पर ही रुक गई है। वह बार बार से यही कर रही थी कि मैं चलूँ तो चले, रुकूँ तो रुक जाए। मैं अब समझ गया था कि यह कोई औरत नहीं, चुड़ैल है जो मुझे एक निश्चित जगह तक ले जा रही है। मैं बेहद डर गया था और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मेरी टांगें अब कांप रही थी। मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था और मैं एक जगह रुक गया। वह भी रुक गई। कुछ देर बाद यूं ही खड़े खड़े मैं देखता हूँ कि वह मेरे पास और पास आ रही थी। वह मेरी ओर अभी भी पीठ करके ही खड़ी थी। पता नहीं कैसे, पर वह धीरे धीरे मेरे पास ही आ रही थी। मुझे एक बात का एहसास हो गया था कि आज मेरी जान नहीं बचेगी और मुझे एक चीज़ का भी अनुभव हो रहा था कि वह कुछ बड़बड़ा रही थी जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं लगातार ऊपर वाले को याद कर रहा था कि कोई मदद मिल जाए। तभी जैसे भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे सामने से एक ट्रैक्टर नजर आता दिखा और मेरी जान में जान आई। मैंने सोचा यह एक ही तरीका है जान बचाने का। वह ट्रैक्टर पास आया और मैंने जान और हिम्मत लगाते हुए उस ट्रैक्टर की ओर दौड़ लगा दी और ट्रैक्टर के सामने खड़ा हो गया। ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर रोका और मुझे गुस्से से कहा कि मर रहा है क्या? पर मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर वह समझ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। वह ट्रैक्टर से उतरा और मेरे साथ मिलकर साइकिल को ट्रैक्टर पर चढ़ाया। पर हैरानी की बात यह थी कि अब वह चुड़ैल कहीं दिख नहीं रही थी और मैं जान बचाकर ट्रैक्टर से निकल गया। मैंने सारी घटना ट्रैक्टर वाले को बताई तो उसने बताया यह सड़क चुड़ैल की है और कई लोग मारे जा चुके हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं आ गया और तुम्हारी जान बच गई।